हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का आज पहला पार्ट सॉल्व करेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी लेक्चरर, केबीएस जितने भी परीक्षाओं की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र जो क्षैतिज अक्ष के समानांतर है और मात्रा दर्शाती है की कीमत लोच निम्नलिखित के बराबर होगी। जब क्षैतिज अक्ष के समानांतर मात्रा दर्शाती है तो क्या होता है, तो उस समय कीमत की लोच अनंत की ओर अग्रसित हो जाती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस से यानी क्षैतिज के समानांतर मात्रा को दर्शाती है तो कीमत लोच जो है वो अनंत पर हो जाता है। और यही प्रश्न एक और पूछ देता है कि वाई एक्सिस के अंतर्गत अगर मात्रा को दर्शाए तब क्या आ गया, तब ये पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगी। ठीक है, पूर्णतया बेलोचदार हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे दोनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और एक प्रश्न और पूछता है, जब मांग उसी अनुपात में, जब दोनों अनुपात में बराबर रूप से देखा जाए, ठीक है, तब जो है वहाँ पे क्या हो जाता है, समलोचदार होता है। ठीक है, समलोचदार होता है। जब वाई एक्सिस पे होगा तो पूर्णतया लोचदार होगा, जब एक्स एक्सिस पर होगा तो अनंत होगा, और जो दोनों बराबर दृष्टि से देखा जाएगा तो समलोचदार होगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। तीनों प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है कहलाता है। ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो प्रगतिशील कर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और समानुपातिक कर किसे कहते हैं, तो समानुपातिक कर वह कर है जो सभी प्रकार की आय वाले व्यक्तियों पर सामान्य दर से लगाए जाते हैं, वो क्या हो जाता है, समानुपातिक कर हो जाता है। ठीक है, और प्रतिगामी कर क्या हो जाता है, प्रतिगामी कर वह कर है जो उच्च आय वाले व्यक्तियों की तुलना में कम आय वाले व्यक्तियों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। जैसे अचल संपत्ति कर हो गया, सिगरेट कर हो गया, गैसोलीन कर हो गया, शराब विमान का किराया हो गया, तो वो सभी में जो है प्रतिगामी कर हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आप लोग याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता की बचत के विचार को देने का श्रेय जाता है। उपभोक्ता की बचत के विचार को किसने दिया था, तो ड यूनिट ने दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपभोक्ता की बचत की विचारधारा के प्रतिपादक जो है ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, ड यूनिट थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और मार्शल ने भी एक परिभाषा दिया था। मार्शल ने जो है उपभोक्ता की बचत को उपयोगिता विश्लेषण बताया था। ठीक है, उपयोगिता विश्लेषण बताया था उपभोक्ता की बचत को। ठीक है, और सबसे पहले उपभोक्ता का विचार जो दिया था डे यूनिट ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया था। हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया था, तो हीरा पानी विरोधाभास जो है एडम स्मिथ ने दिया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हीरा पानी विरोधाभास एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। आधुनिक अर्थशास्त्री के पिता माना जाता है एडम स्मिथ को। इन्होंने बताया था कि मानव जीवन के लिए हीरे की तुलना में जल अधिक उपयोगी है। ठीक है, और फिर भी बाजार में हीरे का मूल्य पानी की तुलना में अधिक होता है। यह विरोधाभास ही हीरा पानी विरोधाभास को प्रदर्शित करता है, ऐसा एडम स्मिथ ने बताया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य बंटवारा है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्पविकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारण है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था प्रेबिस महोदय ने। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांग की आय लोच इकाई से अधिक हो। मांग की आय जो है लोच इकाई से अधिक हो तब वस्तु क्या होगी, तब वस्तु जो है वो विलासिता की वस्तु कही जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मांग की आय जो है लोच इकाई से अधिक हो तब वस्तु विलासिता की वस्तु होगी।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर का निर्धारण निम्न प्रणाली के द्वारा होता है। तो आयकर का निर्धारण जो है किस प्रणाली के द्वारा होता है? तो ये प्रतिगामी कर प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में आयकर का निर्धारण जो है प्रतिगामी कर प्रणाली के द्वारा किया जाता है। आनुपातिक कर प्रणाली क्या होता है? तो आनुपातिक कर प्रणाली के अंतर्गत जो है आय में वृद्धि होने से कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे निगम कर हो गया, इसको क्या कहते हैं? आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। ठीक है, और प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होता है? प्रगतिशील कर प्रणाली के अंतर्गत जो है आय में वृद्धि होने से सीमांत कर की दर में भी वृद्धि हो जाती है। यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, जैसे व्यक्तिगत कर हो गया। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि से संबंधित है आर्थिक विकास की प्रक्रिया। ठीक है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत वृद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तु के मूल्य क्या होते हैं? तब वस्तु के मूल्य जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण शुरू किया गया था। तो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था साख के प्राथमिक क्षेत्र को निर्देशित करने के लिए। ठीक है, साख के प्राथमिक क्षेत्र को निर्देशित करने के लिए जो है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कीन्स द्वारा प्रतिपादित रोजगार सिद्धांत संबंधित है। तो कीन्स द्वारा प्रतिपादित रोजगार सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये अर्ध रोजगार के दशा में इससे संबंधित है। कीन्स के द्वारा अति उत्पाद और बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है कुल मांग में कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, कीन्स द्वारा प्रतिपादित रोजगार सिद्धांत मंदी अथवा अवसाद की स्थिति या कहे तो अर्ध रोजगार की दशा से संबंधित माना जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? तो ये कुल मांग में कमी है। ठीक है, कीन्स के अनुसार अति उत्पाद और बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है कुल मांग में कमी है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जे.एम. कीन्स द्वारा प्रकाशित ग्रंथ है। तो जे.एम. कीन्स या इनको जॉन मेनार्ड कीन्स कहते हैं, इनकी द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो थी जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ये पुस्तक आई थी 1936 में। ठीक है, और इसको हिंदी में प्रसिद्ध रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर दर्शाता है। पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में कौन सा वक्र जो है अंतर दर्शाता है? तो AR वक्र जो होता है। ठीक है, पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर को AR वक्र दर्शाता है। अर्थशास्त्र में देखा जाए तो बाजार को जो है मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है, पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता। इन दोनों के मध्य जो वक्र को दर्शाता है वो AR वक्र के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कहलाता है। तो मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत कौन सा कहलाता है? तो ये मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत मजदूरी का जीवन स्तर का सिद्धांत है। मजदूरी का जीवन स्तर का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादन थे प्रोफेसर टोरेंस। प्रोफेसर टोरेंस ने जो है 1815 में इस सिद्धांत को दिया था। तो ये महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है कि मजदूरी का जीवन स्तर का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रोफेसर टोरेंस ने दिया था। टोरेंस ने 1815 में दिया था और इसको सुनहरा सिद्धांत भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत, तो ये दिया था वालरस ने। ठीक है, ब्याज के क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन, इसके 3-4 प्रतिपादक माने जाते हैं, मार्शल, वालरस, पीगू, मिल। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वालरस को ही जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन बढ़ने पर एलएसी का वक्र गिरता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है पैमाने की बचतें। ठीक है, उत्पादन बढ़ने पर एलएसी वक्र गिरता है, इसका कारण है पैमाने की बचत। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनएनपी-एफसी प्लस प्रत्यक्ष कर इक्वल टू एनएनपी-एमपी प्लस उत्पादन, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, पहला वाला गलत है, क्योंकि एनएनपी जो होता है इसका पूरा नाम है नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस घिसावट होता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय के संबंध में, तो ये फार्मूला आपका अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था अगस्त 1996 में। ठीक है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना जो है अगस्त 1996 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है। लाभांश घोषित कब किया जाता है? तो ये अभिदत्त पूंजी पर। ठीक है, कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश अभिदत्त पूंजी पर घोषित किया जाता है। पूंजी जो होता है वो साधारणतः उस राशि को कहते हैं जिससे कोई व्यापार चलाया जाता है। तो पूंजी के द्वारा जो है जब कंपनियों में प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है तो उस पर अभिदत्त पूंजी पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। और निर्गमित पूंजी क्या होता है? निर्गमित पूंजी जो होता है किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा है जो सामान्य जनता के बीच बिक्री के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, वो उसी को हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा।